हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि हमारी क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर है। तो इस लेक्चर में हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझेंगे और देखेंगे कि किस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दे रखा है इसमें कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस। जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट होते हैं वो कोई साइंस नहीं है। एज द डिक्शनरी इज नॉट अ लिटरेचर, जैसे डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं है वैसे ही फैक्ट साइंस नहीं है। जैसे हम डिक्शनरी को पढ़ के हम ऐसा नहीं कि लिटरेचर के ज्ञाता बन जाएं, कोई भी आज तक डिक्शनरी को याद करके शेक्सपियर नहीं बना है। इसी तरीके से फैक्ट को याद करके आज तक कोई साइंस नहीं बना है, साइंटिस्ट नहीं बना है। ठीक है, तो फैक्ट साइंस नहीं है। साइंस क्या है? साइंस है अंडरस्टैंडिंग। जो नेचर में फिनोमिनाज हो रहे हैं उनकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वही किसी को एक साइंटिस्ट बनाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। तो कंसीडर करो इन फॉलोइंग सिचुएशन को जो कि हमारी डेली लाइफ में घट रही है, और सोचो कि क्या होता है जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब दूध को छोड़ दिया जाता है रूम टेम्परेचर में समर के दौरान। एन आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। एक लोहे का तवा पेन या फिर कील को छोड़ दिया जाता है एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिड मीन्स नमी वाला एटमॉस्फेयर। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, उनका फर्मेंटेशन कर दिया जा रहा है। या फिर फूड इज कुक्ड, खाने को पकाया जा रहा है। या फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। और वी रेस्पायर, या फिर हम रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन जो सिचुएशंस हैं उन्हें हमें कंसिडर करना है और आंसर देना है इन चीज़ों का कि ये हो क्या रहा है। जब मिल्क को छोड़ दिया जाएगा रूम टेम्परेचर में तो ये क्या हो जाएगा? टर्न्स इनटू कर्ड, ये दही बन जाएगा। इनटू कर्ड, जो दूध होता है वो फट जाता है और दही में चेंज हो जाता है। एंड आयरन तवा पेन नेली लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लोहे की चीज़ों को रखा जाता है तो रस्टिंग हो जाती है, मीन्स उनमें जंग लग जाती है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेड मीन्स उसको अल्कोहल में चेंज कर दिया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जो अंगूर हैं उनसे अल्कोहल बनता है, तो जिस प्रोसेस से वो बनता है उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो रहा है तो तब हमारा क्या बनेगा? हमारा तब बनेगा अल्कोहल। फूड इज कुक्ड, ठीक है। जब हमारा फूड कुक्ड होगा तो हमें क्या बन जाएगी? एक डिश, कोई एक डिश बन जाएगी। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या होगा? वेरियस केमिकल रिएक्शन, वेरियस केमिकल प्रोसेस। ठीक है, बहुत केमिकल प्रोसेस होंगी हमारी बॉडी के अंदर। वी रेस्पायर, जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है? गेट्स एनर्जी। हमारी बॉडी को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तो ठीक है, अब हम इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैड समवट चेंज्ड। इन सारी सिचुएशन में जो नेचर है या फिर आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन आवर मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले ही पढ़ लिए हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस अपनी पुरानी क्लासेस पे। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वट इज एक्चुअली meant बाय अ केमिकल रिएक्शन। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन नाम की चीज़ है क्या। हाउ डू वी कम टू नो डेट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि ये केमिकल रिएक्शन ने प्लेस लिया है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। और वो क्वेश्चंस कौन से हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा।
Activity 1.1 caution means warning. The activity needs a teacher assistance. एक्टिविटी को करते वक्त टीचर की असिस्टेंस में ही करना चाहिए. It would be better if students wear eye protection. ये सही रहेगा अगर स्टूडेंट आई प्रोटेक्शन को पहनेंगे. Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing with a sandpaper. एक मैग्नीशियम रिबन जो कि 2 सेंटीमीटर या उससे लंबा होगा उसको हमें लेना है और सैंड पेपर से उसे क्या करना है, रब करना है. होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. उसे चिमटे की मदद से पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से घिसने के बाद. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प. फिर उसको बर्न कर देना है एक स्पिरिट लैम्प को लेकर या फिर अ बर्नर एंड कलेक्ट द एस. और जो राख बन रही है मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद उसको कलेक्ट करना है. सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास. जो वॉच ग्लास में नीचे बच जा रही है, जो इधर पे ये बच रही है, ठीक है. तो इसको कलेक्ट कर लेना है एक वॉच ग्लास में. वॉच ग्लास मीन्स, वॉच ग्लास का मतलब है ये जो हमारा कटोरा टाइप का है इसको हम क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास कहते हैं, ठीक है. तो जो ये वॉच ग्लास हमारी होती है जिसे हम साइंस में वॉच ग्लास कहते हैं, ठीक है, ग्लास की बनी होती है. तो इसमें हम जो मैग्नीशियम रिबन को जलने के बाद जो राख बनी है उसको उसमें रख देंगे. एज शोन इन फिगर 1.1. फिगर 1.1 में जो हमें दिख रहा है, ठीक है. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. मैग्नीशियम रिबन को जलाओ दूर से दूर अपनी आंखों से रखते हुए, ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तुम्हें क्या ऑब्जर्व हो रहा है. तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे इस एक्टिविटी को करते वक्त कि होता क्या है. लेकिन इनने बोला है कि बर्न मैग्नीशियम रिबन कीपिंग एज फार एज पॉसिबल. ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखो. ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक बहुत ही तेज़ वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है. इतनी तेज़ होती है वो फ्लेम कि अगर हम अपनी आंखों के पास रखेंगे तो हो सकता है हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाए या फिर हम उधर पे उसकी चिंगारी से जल सकते हैं. इसलिए बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को एज फार एज पॉसिबल रखना है हमें. कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं. डेट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है डेजलिंग वाइट फ्लेम से, ठीक है. एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर. और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. ये कैसे बन रहा है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो कि एयर में प्रेजेंट है. तो जब मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है जो कि एयर में प्रेजेंट है, ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना. तो एक्टिविटी 1.2 हम दूसरी एक्टिविटी अब देखते हैं. टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं. ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट. इसके ऊपर हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपको क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है. तो हम एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं सबसे पहले. तो ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब और इसमें हमें जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको डाल देना है और ऊपर से हमें फिर पोटेशियम आयोडाइड भी डाल देना है. जब हम पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये एक्टिविटी लैब में हम परफॉर्म करते हैं तो हमें एक येलो कलर की चीज़ बनती हुई दिखाई देती है. और येलो कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एक येलो कलर का सब्सटेंस बनता है, ठीक है. अ येलो कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है लेड आयोडाइड. क्या होता है, लेड आयोडाइड, ठीक है. और इसका फॉर्मूला PbI होता है. तो हमारी सेकंड एक्टिविटी भी हो गई. अब हमारी थर्ड एक्टिविटी ये है. टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स
इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के टुकड़ों को एक कोनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को उसके ऊपर ऐड करना है। कॉशन मीन्स वार्निंग, हैंडल द एसिड विथ केयर, एसिड को केयर के साथ हैंडल करना क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल, क्या तुम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो जो जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास हो रहा है। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, टच करो कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को। इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज है। तो एक कोनिकल फ्लास्क हमने लिया, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दिया और फिर उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने इसमें पोर कर दिया। जैसे हमने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ बबल्स उठने लग गए। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें कुछ बबल्स उठ रहे हैं और जब ये बबल्स हमारा बाहर आएंगे तो एयर के फॉर्म में ये हमारे बाहर आएंगे, ठीक है। तो जब ये हमारे इस बीकर से बाहर निकलते हैं और इसको इधर ही पे हम क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, और हम इसके इधर पे बर्न करते हैं तो एक साउंड निकलती है, पॉप साउंड। तो जो ये पॉप साउंड निकलती है ये तभी निकलती है जब गैस हाइड्रोजन हो, मींस पॉप साउंड तभी निकलती है किसी गैस के जलने में जब वो हाइड्रोजन गैस हो। तो एक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस का कभी हमने टेस्ट करना है तो हमें उसे जला लेना है और अगर पॉप साउंड निकली है तो वो हाइड्रोजन है, अदरवाइज़ वो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये गैस है इवॉल्व हुई है, ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या इधर पे टेम्परेचर में कोई चेंज हो रखा है। जो ये फ्लास्क है, अगर इस फ्लास्क में हम टच करेंगे तो ये हमें गर्म लगता है या ठंडा लगता है। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये फ्लास्क गर्म हुआ होगा अगर हम इसे टच करेंगे, तो इसका मतलब इधर पे टेम्परेचर में भी चेंज आया था। तो इन 3 एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कलर में चेंज आ सकता है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि गैस का भी लिबरेशन हो सकता है, मींस कोई गैस भी निकल सकती है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। ये सारी की सारी अबव एक्टिविटीज़ से हम ये कह सकते हैं कि जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें मिली हैं जो कि हमें बताती हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। चेंज इन स्टेट, क्या उसकी स्टेट में कोई चेंज हुआ है, क्या सॉलिड लिक्विड में बन गया है या फिर गैस में चेंज हो गया है, या फिर चेंज इन कलर, कलर में चेंज आया है, जैसे इस वाली एक्टिविटी में कलर में चेंज आ रखा है, ठीक है। तो जब ये वाली एक्टिविटी होती है तो येलो कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो कि क्या होता है, लेड आयोडाइड होता है, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे ये वाली में इस रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रखा है, ठीक है ना। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर में चेंज, जो कि यहाँ पर हमें जब हम टच करते हैं इस फ्लास्क को तो पता चल जाता है कि ये गर्म हुआ है, तो इधर पे टेम्परेचर में चेंज आए। तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसे हम पहचानेंगे ये सारी चीज़ें अगर हो रही होंगी तो हम कह देंगे कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हम अपने फर्स्ट पेज में जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें उस बात का जवाब मिल चुका है जो फर्स्ट पेज पे पूछा था। तो फर्स्ट पेज पे ये पूछा था, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा जो हमें इधर पे ये वाले पॉइंट्स से पता चला है, ठीक है ना। तो हमें उस बात का जवाब मिल चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। एज वी ऑब्जर्व
चेंज अराउंड अस, जब हम ऑब्जर्व करते हैं द चेंज अराउंड अस, अपने आसपास के वातावरण में चेंज, वी कैन सी डैट देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम आसपास निकल के देख सकते हैं कि पूरे नेचर में बहुत हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम भी पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, एंड देयर सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, और उन रिएक्शंस का सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और किसी भी रिएक्शन को जो होती है उसको जो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ नहीं बल्कि सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, तो जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसका, केमिकल रिएक्शन का ही सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो एक्टिविटी 1 हमने मैग्नीशियम रिबन वाली करी थी उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, जो ये डिस्क्रिप्शन है जो हमने एक सेंटेंस पे करा अभी वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, क्या इसको एक शॉर्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आसान तरीका है इसको लिखने का, वो है एक वर्ड इक्वेशन में। और वर्ड इक्वेशन क्या है, हमारी वर्ड के फॉर्म में इक्वेशन हम लिखते हैं जो कि ये है, जो हमने ऊपर वाली रिएक्शन है उसको हमने पहले लिखा था ऐसे कि अगर किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। जो हमारी इतनी बड़ी लाइन थी ये कन्वीनियंट तरीका नहीं है। ठीक है, ये क्या है, क्वाइट लॉन्ग है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कर सकते हैं। जो ये वर्ड इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम ऐसे करके उसे लिख सकते हैं जो कि आसान तरीका है। द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, जो कि सब्सटेंस केमिकल चेंज जिन सब्सटेंस पे हो रहा है, जो सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही तो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है वो मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस डेट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये ऊपर वाली मैग्नीशियम रिबन वाली जो रिएक्शन है इस पर रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस इस रिएक्शन में बन रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ द रिएक्टेंट, जो वर्ड इक्वेशन है ये दिखाता है कि चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जो वर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमारा वर्ड है वो हमें चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और जो बीच में एरो होता है वो कभी भी प्रोडक्ट के साइड ही क्या होता है, पॉइंट होता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट होता है उसे कभी भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। और हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कभी भी कहाँ लिखा जाता है, एरो के राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। और बीच में क्या होता है, उनके एक प्लस साइन होता है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो बीच में एक पॉजिटिव साइन होगा। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो होता है वो कभी भी प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है।
क्योंकि ये एरो इस तरह इस साइड को पॉइंट है, इसका मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि एरो हमेशा प्रोडक्ट की साइड ही पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर इसी रिएक्शन को हम ऐसे लिखें, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड, चेंज जो होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, मान लिया कि ये रिएक्शन हुई, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एरो हमेशा प्रोडक्ट के साइड ही लगता है, और ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ठीक है, अगर ये उल्टी रिएक्शन भी हुई तो तब भी वही बात है। ठीक है ना, जहाँ को एरो लगेगा इसका मतलब इस बार ये प्रोडक्ट बन गए और इस बार ये रिएक्टेंट बन गया और ये प्रोडक्ट बन गए। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे हम, तो अब हम उसको देखते हैं कि ये किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या सबसे लंबा तरीका तो हमारा ये था, ये वाला तरीका था कि एक पूरी की पूरी सेंटेंस के फॉर्म में उसको लिखना। सेकंड तरीका हमारा ये वाला तरीका था, और अब हम एक थर्ड तरीका देखेंगे जो इससे भी ज़्यादा सिंपलर है। क्या कोई और तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड। केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा छोटा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है अगर हम केमिकल फार्मूले की, केमिकल जो वर्ड है कंपाउंड का, उसके बदला हम उसके केमिकल फार्मूले को यूज़ करें। द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी ये केमिकल इक्वेशन की अगर डेफिनेशन आती है, ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने क्या बोला था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, किसका, ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, विच रिप्रेजेंट। ठीक है, चलो छोड़ो, इसको ना भी लिखें तो चलेगा। अगर हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखें, अगर इतना हमने लिख दिया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, तो हमारा काम बन जाने वाला है, वही तो केमिकल इक्वेशन है। या फिर हम केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही तो है ना, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इफ़ यू रिकॉल फार्मूलेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम रिकॉल करें मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फार्मूलों को, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो हमारी ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन थी, वर्ड इक्वेशन क्या थी, ये थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस बार हमने मैग्नीशियम पूरा वर्ड नहीं लिखा है, MEGNESIUM, और ऑक्सीजन की जगह OXYGEN नहीं लिखा, हमने मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया और ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन का सबसे जो कंसाइज रिप्रेजेंटेशन है वो बोलते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। कंपेयर करो और काउंट करो कितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड हैं और कितने एटम्स राइट हैंड साइड हैं। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो लिख देते हैं एटम्स, और एटम्स इस रिएक्शन में कौन से हैं, मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं वो कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, और मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमारी राइट हैंड साइड है, उधर पे जो ऑक्सीजन का नंबर है वो चेंज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 थी ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड में 2 हो जा रही है। जब 2 एटम ऑक्सीजन के रिएक्ट किए थे तो लास्ट में
जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी तो 2 एटम होने चाहिए थे ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है वो हमसे ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट है इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट के एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के एटम होंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम नंबर बोथ द साइड्स। क्या नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के सेम है दोनों साइड? तो हम इसका आंसर देंगे नो, द एटम्स ऑन बोथ द साइड्स आर नॉट सेम, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड हैं और 1 एटम राइट हैंड साइड है। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड, ठीक है। द मास इज नॉट सेम बोथ द साइड। जो मास है वो सेम नहीं है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन के। सच ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन को जो बैलेंस्ड नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं जो कि अनबैलेंस्ड है, ठीक है। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन 1.2 है मैग्नीशियम रिवन वाली, वो एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम जब एयर पे बर्न करता है उसके लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट के साइड किसी एलिमेंट के एटम सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी भी एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट में प्रोडक्ट है, जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो समझते हैं क्या है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिकॉल करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। कौन सा? जो मैंने ये बताया, ठीक है। यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th, जो आपने क्लास 9th में स्टडी किया। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट जो कि एक रिएक्शन में प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। दूसरे शब्दों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम ही रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले या होने के बाद। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ताकि वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट ना करे। इज़ द केमिकल रिएक्शन 1.2 बैलेंस्ड? क्या केमिकल रिएक्शन 1.2 बैलेंस्ड है? ये हमारी 1.2, क्या ये बैलेंस्ड है? तो हम इसका आंसर देंगे इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। नो, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। चलो हम लर्न करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, जो वर्ड इक्वेशन है हमारी एक्टिविटी 1.3 की, जिसमें कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे डाला था, उसकी जो वर्ड इक्वेशन है, एक इक्वेशन जो कि वर्ड के फॉर्म में, उसको लिखा जा सकता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन बनाता है। द अबव इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसे और कंसाइज किया जा सकता है अगर इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिखें तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ZnSO4 जो कि यूज़ किया है हमने जिंक सल्फेट के लिए और H2 जो कि हमने यूज किया हाइड्रोजन के लिए। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। चलो एग्जामिन करते हैं, हम परखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स की जो एटम्स की संख्या है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम है या फिर वो अलग अलग है। जिंक के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं और हाइड्रोजन के एटम्स राइट हैंड साइड भी 2 हैं। सल्फर के 1 है, सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड भी 4 हैं। कौन सी रिएक्शन में? इस रिएक्शन में। हम चेक करते हैं कि ये डाटा सही है या नहीं है। जिंक का इधर पे 1 है, ये हमने इधर पे रिएक्टेंट में 1 देखा। जिंक का प्रोडक्ट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 देखा हमने। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन इधर पे हमने 2 देखा और इधर पे कितने हैं हाइड्रोजन? 2 हैं। और प्रोडक्ट में भी हमने 2 देखे और प्रोडक्ट में भी इधर पे हाइड्रोजन 2 हैं। सल्फ़र रिएक्टेंट में 1 है, सल्फ़र रिएक्टेंट में कितने हैं? सल्फ़र रिएक्टेंट पे 1 ही तो है, 1 ही है ना सल्फ़र। सल्फ़र का सिर्फ 1 ही एटम है। और प्रोडक्ट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी हम देखते हैं 1 ही तो है। सही है, इसका मतलब ऑक्सीजन 4 हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट पे 4 हैं और हमारा प्रोडक्ट में भी 4 हैं और प्रोडक्ट में भी इधर पे 4 हैं ऑक्सीजन के एटम्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। एज द नंबर ऑफ एटम्स of each element is same on both the sides of the arrow, equation 1.3 is known as balanced chemical equation। क्योंकि नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के बोथ साइड्स सेम है, इसलिए इक्वेशन 1.3 को हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने पहले अनबैलेंस्ड वाली पढ़ी मैग्नीशियम रिबन के लिए, उसके बाद हमने बैलेंस वाली पढ़ ली है किसके लिए? जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। चलो ट्राई करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 जिसे कि हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन। तो जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो स्टेप वाइज हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें इतने स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स ये सारी चीज़ें 3-4 सेकंड के अंदर हो रही होंगी जब हम अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले ड्रॉ करो बॉक्सेस को उसके अराउंड। जैसे इधर पे इन बॉक्सेस को ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कभी भी कोई चेंज मत करो। वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में हम उसकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे या फिर स्केलेटल केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और उस पर हम हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डब्बा कर देंगे और उस डब्बे के बाहर हमें उस डब्बे के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करेंगे हम उस डब्बे के बाहर करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, और उसके बाद
हम देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। जैसे एलिमेंट हमारा आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लग रहा है जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लग रहा है जब भी हम इक्वेशन 1.5 की बात कर रहे हैं, मतलब कि आयरन प्लस वाटर इक्वल टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, इस वाली रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, आयरन की 1 है, आयरन के प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। इसका मतलब इधर पे हमारा गड़बड़ कौन कर रहा है, दो चीज़ें हमारा इधर पे गड़बड़ कर रही हैं, ठीक है। एक ये है 1, इधर पे 3 हो जा रहा है, और इधर पे 1 है, इधर पे 4 हो जा रहा है। क्योंकि इधर पे ये 2 हैं, ये हमें कह रहे हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप 3 हम देखते हैं। स्टेप 2 में तो हमने पहचान लिया कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये आसान रहता है हमारे लिए जब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना किसी भी रिएक्शन को, एक ऐसे कंपाउंड से स्टार्ट करके जिसमें कि सबसे ज़्यादा एटम्स हों। इट मे बी अ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है वो कंपाउंड। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इन सारे क्राइटेरियाज को यूज़ करके वी सिलेक्ट Fe3O4, क्योंकि Fe3O4 में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के। इसका मतलब इसमें कितने, 7 एटम्स हैं। इसका मतलब 7 एटम्स हैं इसमें, जो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हमें इसको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक तरीका है कि हमें Fe3O4 को पहले सेलेक्ट करना है, ज़रूरी नहीं है, बट ये कन्वीनियंट रहता है। अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हम 3-4 सेकंड के अंदर चीज़ों को कर ले जाएंगे, ठीक है। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो हम देखते हैं कि Fe3O4 और जो उसमें एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें भी O2 मीन्स 4 हमारे, O2 में कितने हैं, O2 में 2 हमारे एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इन दोनों को हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी हैव एंड ओनली 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा सिर्फ एक है। राइट हैंड साइड कितने हैं, 4 हैं। तो 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और 7 एटम्स हमारे Fe3O4 में हैं। तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इनिशियल 1 है और फाइनल, और इन प्रोडक्ट कितनी है, 4 है पहले, बैलेंस करने से पहले, ठीक है ना। बैलेंस करने से पहले रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, और बैलेंस करने के लिए हमने 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमें स्मॉल वाला देखना है रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, जो जिसमें कम नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमें उसको ज़्यादा बनाना है, ठीक है। तो 1 को हमें ज़्यादा बनाना है, 4 के बराबर बनाना है, तो 4 कर लिया, और इधर पे 4 तो पहले से था, 1 × 4 4 हो गया, और इधर पे 4 पहले से था। तो अब हमने Fe तो वैसा का वैसा ही रखा, डब्बे के अंदर कोई चेंज नहीं करा। और ऑक्सीजन के इधर पे 4 एटम्स थे, तो हमने इधर पे ऑक्सीजन के लिए 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो हमने स्टेप नंबर हमारा 3 है, स्टेप नंबर 4 में भी वही करेंगे। और जब हम स्टेप नंबर 4 में वो करेंगे तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड अभी भी 2 हैं और राइट हैंड साइड अभी 8 हो चुके हैं। अगर राइट हैंड साइड अब 4 2 8 हो चुके हैं, तो हमें राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो हमें राइट हैंड साइड अब 8 को लगाना पड़ेगा। तो अब हमें 8 चाहिए, तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 8 हो जाता है। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे हमारा 4H2 आ जाएगा, और 4H2O तो हमने पहले फर्स्ट थर्ड स्टेप पे ये कर लिया था, और फोर्थ स्टेप पे हमने वही चीज़ें करी हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 में।
एग्जामिन द अबव रिएक्शन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। एग्जामिन करो दोबारा से ऊपर दी हुई रिएक्शन को और इसमें से ढूंढो थर्ड एलिमेंट को विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। यू मे फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी अनबैलेंस्ड, दैट इज आयरन। आप ये देखो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड रहा है अभी तक, वो है आयरन। इनिशियली आयरन के एक मॉलिक्यूल था लेफ्ट हैंड, एक एटम था लेफ्ट हैंड साइड और 3 एटम्स थे राइट हैंड साइड। बैलेंस करने के लिए हमने छोटी साइड पकड़ा जहाँ पर कम एटम्स थे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट में तो पहले से ही 3 था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गए। इससे हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। तो हमने Fe3O4 को Fe जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है यानी। फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइनली चेक करो करेक्टनेस जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की है। वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके देखा और चेक किया कि दोनों सबके एटम्स बैलेंस्ड हैं या नहीं। 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो अब हम जब चेक करेंगे आयरन के लेफ्ट हैंड साइड 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड भी आयरन के 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 4 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड भी 4 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड 4 × 2 = 8 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड भी 8 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 4 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, जो कि हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रिएक्शन अब क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। अब ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जो ये मेथड हमने यूज़ कर रखी है इधर पे, हमने हर एक एलिमेंट को देखा, एक एक करके उसे बैलेंस किया। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये मेथड हमारी लग जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये मेथड लग गया। इसलिए इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस मेथड इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन्स हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, ठीक है ना। तो हम ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक बार तो हमारा सही आ जाएगा। वैसे हम बहुत इजी होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये जितने भी टेबल बनाने वाले ये हैं कि हम हर एलिमेंट के लिए टेबल बनाएं, ये सब एक नॉनसेंस है, ठीक है। लेकिन अब ये बुक में दे रखा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये टेबल की फॉर्म में चीज़ें लिख रखी हैं। हर एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिख रखा है। इतनी सारी टेबल बनाने के बाद बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो हमने ट्राई मारा वो हमारा गलत साबित हो जाए। हमने जो इतनी सारी टेबल्स बनाई लास्ट में वो बर्बाद चले जाएंगी। इसलिए हम कभी भी ये जो मेथड है इसको यूज़ करते नहीं है। लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है, एक मेथड है चीज़ों को करने का। अब हम इसे एक शॉर्टर वे में भी कर सकते हैं। जैसे हम इसी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जो आयरन है, हम सबसे पहले एक एलिमेंट को पकड़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एटम्स इसमें हैं तो इसको हमने पकड़ लिया। आयरन के इस साइड 3 हैं तो इस साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 बनाने के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन के 4 हैं तो हम इधर पे ऑक्सीजन के 4 कर देंगे, ठीक है। कभी भी हमें जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 इधर पे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें ये जो ये बॉक्स हैं इन बॉक्स के बाहर ही करना पड़ेगा। तो Fe3O4 है, इधर पे 4 ऑक्सीजन के एटम्स थे तो हमने इधर पे भी 4 लगा दिए। अब इस चक्कर में हमारे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, 4 × 2 = 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। तो इस चक्कर में लेफ्ट हैंड साइड 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, तो हमें इधर पे भी 8 करना पड़ेगा और 8 करने के लिए हमें इधर पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। यही रिएक्शन तो हमारी यहाँ पर भी लिखी गई है जो कि हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो जो बैलेंस्ड रिएक्शन है हमारी वही तो ये है, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो इस तरीके से भी हम एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं,
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। ठीक है, नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना देता है, NH3। तो NH3 जो कंपाउंड होता है उसे हम अमोनिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है। तो अमोनिया एक गैस होती है, हम ये भी याद कर सकते हैं कि अमोनिया क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है इस रिएक्शन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन के इधर पे 1 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड जो नाइट्रोजन है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, राइट हैंड साइड 3 हैं और इस साइड 2 हैं। तो ये कहीं से भी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लग रही है, क्योंकि इधर पे 2 2 है, इधर पे 1 3 है राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, एक एक करके इसको हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटम्स वाला इसमें कंपाउंड है कौन सा, सबसे ज़्यादा एटम वाला कंपाउंड NH3 है। इसमें 4 एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के। तो इधर पे नाइट्रोजन का 1 है, ठीक है, तो इधर पे 2 है। तो हम इधर पे ऐसा तो नहीं कि 2 को 1 बना दें, इधर पे ज़्यादा है तो इधर पे मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते, हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, अभी देखते हैं। हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, हम तो किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इधर पे तो हम फंस गए, है कि नहीं। तो हमने इसको हमने पकड़ा, लेकिन ये हमारे किसी काम नहीं आया, ठीक है ना। तो अब हमने ये देखा कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इधर पे भी हम 2 लगा देते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स बनाने के लिए इधर पे भी हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस चक्कर में हमारे हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस चक्कर में हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हमें इधर पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 2 जा 6 हाइड्रोजन आ जाए। तो हमारी जो फाइनली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी N2 + 3H2 gives 2NH3। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। The number of atoms of each element on both sides of equation 1.9 are equal। इक्वेशन 1.9 के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम है जो हर एलिमेंट के वो सेम है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड है जिसको हमने यूज़ करा है ऊपर इतने स्टेप्स में, वो हीट एंड ट्रायल मेथड बोली जाती है। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि हम ट्राई मारते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर हम इससे छोटा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये सबसे छोटा है। करने के लिए हम इस पे 6 भी लिख सकते हैं, तो फिर इधर पे हमने 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम इधर पे 3 की जगह 6 लिखें तो इधर पे हमने 2 लिखना पड़ेगा और इधर पे हमने 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2N2 + 6H2 gives 4NH3। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, छोटे से छोटा जो हो सके उसे लिखना है। छोटे से छोटा तो इधर पे 1 होगा, इधर पे 3 होगा, फिर 2NH3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7, हम इसके बाद एक स्टेप नंबर 7 भी देखेंगे। स्टेप नंबर 7 में लिखा है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स जो हमारी हैं उनके सिंबल्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमने रिएक्शंस बैलेंस करके लिख दिए हैं, अब हमें अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट को भी उस रिएक्शन में दिखाना है तो हमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि लिखने पड़ते हैं, ठीक है। वो शब्द हमारे ये होते हैं कि अगर सॉलिड कोई हमारा रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है तो हमें उसके सिंबल के बगल में S लगाना पड़ता है। अगर लिक्विड है तो उसके सिंबल के बगल में हमें L लगाना पड़ता है, और अगर गैस है तो हमें उसके बगल में G लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 वाली जो केमिकल इक्वेशन है
जो Fe+4H2O वाली रिएक्शन है जिसमें Fe3O4+4H2 बन रहा है, इसको गौर से ऑब्जर्व करो। Does this equation tells us anything about the physical state of each element? क्या रिएक्शन हमें बताती है कुछ भी फिजिकल स्टेट? क्या हमें ये रिएक्शन does this equation tells us anything about the physical state of each reactant and product? क्या ये इक्वेशन हमें कुछ भी बताती है फिजिकल स्टेट के बारे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के? नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। क्या हमें आयरन की फिजिकल, इस रिएक्शन को देख के क्या हमें आयरन कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, और वाटर को देख के हमें पता चल रहा है कि कौन सी ये सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, या फिर Fe3O4 जो कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है, इसको देख के हमें पता चल रहा है ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या फिर हाइड्रोजन को देख के पता चल रहा है कि सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन्ड। फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की मेंशन करी जाती है अलॉन्ग विद द केमिकल फार्मूले के बगल में। द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोशन G for gas, L for liquid, AQ for aqueous, S for solid respectively. The word aqueous, AQ, is written in the reactant or product is present as a solution in water. AQ aqueous हम तब लिखते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बगल में अगर वो सॉल्यूशन वाटर में बन रहा हो, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट हो उस मिक्सचर में। ठीक है, द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 जो 1.9 इक्वेशन थी हमने जो ऊपर पढ़ रखी है Fe+4H2O गिव्स Fe3O4+4H2, इसमें हम नोट करेंगे कि अब हमने Fe के बगल में H लिख दिया है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमने आयरन यूज करा है वो सॉलिड स्टेट में कर रखा है और जो हमने वाटर यूज कर रखा है वो गैसियस स्टेट में यूज़ कर रखा है। इसका मतलब स्टीम यूज करी गई है, यहाँ भाप यूज करी गई है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में उसे यूज़ नहीं करा गया है। और जो हमारा आयरन ऑक्साइड बन रही है वो सॉलिड फॉर्म में बन रही है और जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो हमारा गैसियस फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्टीम। हमने G यूज कर रखा है वाटर के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए वाटर जो यूज कर रखा है हमने वो स्टीम की फॉर्म में है। यूजुअली द फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन, लेकिन हमें मोस्टली जो ये रिप्रेजेंटेशन है Sg और ये जो सॉलिड, लिक्विड और ये जो स्टेट्स के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन कर रखे हैं Hg और एक्वस या फिर L, तो ये हमें मोस्टली हमें ये नहीं दिखने को मिलेंगे अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। जब तक कि इनको नेसेसरी नहीं होगा स्पेसिफाई करना, इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि इनको लिखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी रिएक्शन को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अब और बिलो द एरो ऑफ द रिएक्शन ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कुछ रिएक्शन कंडीशन जैसे कि तापमान, प्रेशर, कैटलिस्ट या फिर ऐसी अलग अलग रिएक्शन कंडीशन को हमें स्पेसिफाई करना होता है, तो जो ये एरो होता है हम इसके ऊपर लिखते हैं उसको। तो देखते हैं हम, जो ये एरो है इस एरो के ऊपर हमने 340 ATM लिख रखा है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ बर्न करते हैं तो CH3OH मिथेनॉल बनता है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिथेनॉल। तो मिथेनॉल बनता है, लेकिन इस रिएक्शन के होने के लिए 340 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा। ठीक है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा और 6CO2 + 12H2O, CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि हमने पहले ही पढ़ रखी है रिएक्शन, जो किस में होती है, प्लांट्स में होती है, वो C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन इसमें लिखी हुई है। तो हमने इधर भी ऊपर स्पेसिफाई कर रखा है कि ये कंडीशंस हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए होगा इस रिएक्शन को होने के लिए, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बहुत बार हम ये चीज़ें भी लिखते हैं। या फिर
हम एरो के ऊपर रिएक्शंस की कंडीशन लिखते हैं। रिएक्शन कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या फिर एनर्जी। ठीक है, अगर हमें एनर्जी देनी पड़े तो एनर्जी को हम लिखते हैं ऐसे सिंबल से। और कभी भी कोई भी इनसॉल्यूबल चीज़ रिएक्शन में बन रही हो, जैसे इनसॉल्यूबल चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेट। ऐसे इनसॉल्यूबल चीज़ों को हम प्रीसिपिटेट बोलते हैं। जैसे हमारा एक्टिविटी 1.2 में, एक्टिविटी 1.2 में क्या बन रखा था, लेड आयोडाइड बन रखा था, जो कि हमारा क्या था, कौन से कलर का था, येलो कलर का था ना, जो कि हमारा येलो कलर का था। ठीक है ना। तो जब इनसॉल्यूबल चीज़ बनेगी प्रेसिपिटेट, तो जब हमारा उस रिएक्शन में लेड आयोडाइड बन रखा था तो हमें लेड आयोडाइड की जगह PBI लिखना पड़ेगा। और ये एक प्रेसिपिटेट है, इसको शो करने के लिए हमें एक डाउनवर्ड एरो देना पड़ेगा। तो जो डाउनवर्ड एरो है वो कभी भी बताता है कि जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन में बन रहा है। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट insoluble substance formed during the reaction. Substance formed during the reaction. तो अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की ज़रूरत क्यों है सैंड पेपर से, जो कि हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा। इसको बर्न करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें ऑक्साइड की फिल्म लगी रहती है। बिकॉज मैग्नीशियम रिबन is covered with layer of magnesium oxide और मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्या नहीं करते, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता ही तब है ना जब बर्न करता है। बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अगर वो पहले से ही बाहर उसके, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके बाहर किसकी कोटिंग होती है, इसके बाहर हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ठीक है, एक लेयर बने रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसे हम सैंड पेपर से रगड़ के रिमूव कर देते हैं। अगर ये लेयर इसके बाहर रहेगी तो जब हम इसको मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तब क्या होगा, ये तो पहले से ही बर्न हो चुकी है। बर्न होने के बाद ही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो चीज़ बर्न हो चुकी है वो दोबारा बर्न कैसे होगी, ये दोबारा बर्न ही नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि दिस इज बिकॉज मैग्नीशियम रिबन इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता कैसे है, जब ये मैग्नीशियम का रिबन हम छोड़ देते हैं, कहीं पर भी स्टोर करते हैं, तो आसपास वो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। पहले ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है। और ये लेयर जलती नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें सैंड पेपर से इसे रब करना पड़ता है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन मीन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन का, क्या लिखने के लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हमें लिखना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को H लिखेंगे, H2 प्लस
क्लोरीन को हम Cl2 लिख देंगे, इससे क्या बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला HCl होता है। ठीक है। और अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे ज़्यादा एटम वाला ये देखेंगे, इसमें 2 एटम है और इसमें भी हमारा 2 एटम है और इसमें भी हमारे 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, इसमें दोनों क्लोरीन के। ठीक है, तो देखते हैं, चलो HCl ही पकड़ लेते हैं। HCl में हाइड्रोजन का एक एटम है, इधर पे 2 एटम्स हैं और इधर पे क्लोरीन का एक एटम है, इधर पे क्लोरीन के 2 एटम है। तो अगर इधर पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इधर पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हम इधर पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम लिखेंगे, लेकिन इस चक्कर में क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाके देखेंगे क्लोरीन के कितने एटम्स होने चाहिए। क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्शन करती है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का थ्राइस, इससे हमारा बन जाता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एटम वाला एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा, Al2SO4 का थ्राइस है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं। एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो एल्युमिनियम के अगर 2 एटम्स हैं तो राइट हैंड साइड भी 2 लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 एटम्स हैं। अब इधर पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 12 एटम्स हैं, क्योंकि 4 3 12 होता है, 12 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो हमें इधर पे भी ऑक्सीजन के 12 एटम करने पड़ेंगे, तो 3BaSO4 करना पड़ेगा, ताकि 3 4 12 ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड भी हो जाए। और इधर पे सल्फ़र के लेफ्ट हैंड साइड एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं सल्फ़र के, और राइट हैंड साइड भी हमने जब बैलेंस कर रहे थे 3 हो गए। चलो ये तो सही हो गया। और उसके बाद इसका मतलब एल्युमिनियम सल्फ़र और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस क्या नहीं हुआ है, बेरियम बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड हमने 3 कर दें और लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक ही तो बेरियम का आइटम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने 3BaCl2 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हमने 3BaCl2 लिखा, इस चक्कर में हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे कितने हो गए, 3 2 6 क्लोरीन हो गए। और ये 6 क्लोरीन हो गए तो हम राइट हैंड साइड जाके देखेंगे कि क्लोरीन 6 है या नहीं है। क्लोरीन 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 क्लोरीन हमारे राइट हैंड साइड भी हैं। इसका मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका और सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो सेकंड का आंसर हो गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है ना। तो इसका जो थर्ड है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम प्लस, तो जो हमारा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोडियम के एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने हैं, 1 + 2 = 3 हाइड्रोजन के एटम। तो हाइड्रोजन के एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हैं। बैलेंस क्या नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है ना। तो हम इधर पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस करते हैं तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या मल्टीप्लाई करें। तो हम इधर पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो दोनों साइड 1 और 1 है और हाइड्रोजन 2 है और एक ये 3 है। इधर पे लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड कितना है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इधर पे 2NaOH कर दें, कितना कर दें, 2NaOH, तो इस चक्कर में हमारे हाइड्रोजन तो इधर पे कितने हो गए, 4 हो गए। तो इधर पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को 4 बना सकते हैं, क्योंकि 2 इधर से हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन इधर से आए, इधर पे 4 हो गए। तो इधर पे भी हमने 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इस चक्कर में हमारे ऑक्सीजन इधर पे 2 बन गए, लेकिन इधर पे भी तो हमारे ऑक्सीजन 2 बन गए हैं। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड है। लेकिन ये करने के चक्कर में हमारे जो सोडियम है, सोडियम की भी 2 एटम्स राइट हैंड साइड बन गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2
NaOH प्लस H2। अब हम देखते हैं सोडियम 2, ठीक है ना। तो सोडियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर पे 2 ऑक्सीजन इधर पे और 2 ऑक्सीजन नीचे, इसका मतलब जो ये बैलेंस रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड है इसका आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर ये है। अब जो थर्ड रिएक्शन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अब हमें इसमें स्टेट भी लगानी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। और जो सोडियम सल्फेट है हमारा वो किस में है, वाटर में है। तो सोडियम सल्फेट के बगल में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्वस लगाना पड़ेगा। रिएक्ट टू गेट इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, इनसॉल्यूबल है, इसका मतलब डाउनवर्ड एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि इनसॉल्यूबल जो प्रिसिपिटेट होते हैं उनके लिए डाउनवर्ड सिंबल लगाना पड़ता है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूशन अगर सोडियम क्लोराइड का बन रहा है तो उधर पे हम क्या लिख देंगे, एक्वस लिख देंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है। और सॉल्यूशन किस में बनेगा, सोडियम क्लोराइड का वाटर में ही तो बनेगा। वैसे तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा तो वाटर में ही तो बनेगा। तो इधर पे दोबारा से एक्वस लिखना पड़ेगा। तो ट्राई करना इन दोनों क्वेश्चन को कि क्या होगा, ठीक है, कैसे इनका लिखेंगे। हिंट मैंने इनमें दे दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इन वाटर मीन्स दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बगल में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस लिखना पड़ेगा, इधर पे लिखना पड़ेगा ना। तो इन वाटर है तो इधर पे हमें एक्वस लिखना पड़ेगा। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इधर पे सॉल्यूशन लिख रखा है। और हाइड्रोक्लोरिक जो होती है HCl वो एक गैस होती है, और जब वो सॉल्यूशन में आती है तभी आती है जब उसको पानी में हम घोल देते हैं, ठीक है। तो इधर पे भी हम एक्वस लिखेंगे इन वाटर, ठीक है। दे भी रखा है कि वाटर, अगर नहीं भी दिया होता तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर हम उसका सॉल्यूशन कहेंगे तो कभी भी वाटर में ही बनता है उसका सॉल्यूशन। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए। और सोडियम क्लोराइड का भी क्या लिख रखा है, सॉल्यूशन लिखा है। और नमक का सॉल्यूशन कब बनता है, जब पानी के साथ मिलता है, तो हमें एक्वस लिखना पड़ेगा। एंड वाटर, और वाटर भी साथ में बनता है, ठीक है ना। तो मैं इधर पे एक और चीज़ लिख देता हूँ कि एक्वस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा स्पेस है, इधर पे लिख देता हूँ। एक्वस क्या है, एक्वस जब भी आता है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर की मदद से कोई अगर मिक्सचर बनेगा, कोई सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो उसको हम एक्वस कहते हैं, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं अगर पानी को यूज किया गया होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए और लाइन बाय लाइन NCERT की सारी चीज़ों को कवर किया और देखा कि क्या चीज़ें इनमें लिख रखी हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट से लेके लास्ट तक आज के लेक्चर में सारी की सारी बेसिक चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो इन सब के नोट्स बना लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।